Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Making Law Lit and I am Diya Chaudhary. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो बेसिकली किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसका नेचर और स्कोप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं समझोगे तो ये वैसे ही लगेगी जैसे बिना नमक वाली दाल होती है, ना आपको समझ आएगी ना मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसका नेचर, स्कोप, हिस्ट्री क्या थी और ये कैसे डेवलप। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में देखेंगे कि ये कब आया, कैसे आया, और जब हमारे पास एक प्रॉपर लॉ नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के लिए तब तक इंडिया में क्या होता था और ग्लोबली क्या हो रहा था। पहले हम लोग देखेंगे डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है। डेट ऑफ इनैक्टमेंट बेसिकली वो डेट होती है जहाँ पे ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये जो लॉ है ये आज से बन गया है। बट ये इम्प्लीमेंट होता है तुम्हारे डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से। इम्प्लीमेंटेशन से ये लॉ एक्चुअली अप्लाई होना शुरू होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक्चुअल डेट ऑफ इनैक्टमेंट है 25 अप्रैल 1872 और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है 1 सितंबर 1872। अब 25 अप्रैल 1872 से पहले इंडिया के पास कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो था नहीं। तो इंडिया में बेसिकली एंशियंट इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे इट वाज ऑल अबाउट धर्मा। पहले हमारे पास ना कोर्ट्स हुआ करते थे ना पेपर वर्क हुआ करता था। तो व्हाट यूज्ड टू स्टे, बस लोगों के वर्ड्स एंड देयर बॉन्ड विद पीपल। तो उसी को हम लोग एक प्रॉमिस कंसिडर कर दिया करते थे। तो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल्स वर एम्बेडेड इन धर्मशास्त्रा टेक्स्ट। ये हमारे धर्मशास्त्रा टेक्स्ट में एम्बेडेड थे। धर्मा जो था हमारे प्रोमिसेस को गवर्न करता था। ओथ्स, डेट्स, ऑब्लिगेशंस, इन सब चीज़ों को जो था वो धर्मा गवर्न करता था। अब कॉन्ट्रैक्ट्स जो था बेसिकली, अब कोई पेपर वर्क वगैरह तो था नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो था बेसिकली वर्क करता था हमारे ट्रस्ट और सोशल ड्यूटी के ऊपर। ग्लोबल लेवल की बात करें तो रोमन लॉ एंटर्स लाइक अ बॉस हियर। कैसे, लेट्स सी। रोमन लॉ ने इंट्रोड्यूस करा अपना एक कॉन्सेप्ट विच इज पैक्टा सन्ट सर्वेंडा। ये एक लैटिन लाइन थी जिसका लिटरल मीनिंग था अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। बेसिकली ए पर्सन इज आस्किंग बी पर्सन कीप योर प्रॉमिस ब्रो वरना आई विल सी यू। मतलब वो बोल रहा है तू अपना प्रॉमिस रखियो और अगर नहीं रखा तो मैं तुझे देख लूंगा। ठीक है, ये था पैक्टा सन्ट सर्वेंडा। अब रोमन लॉ जो था इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड किस्म का लॉ। ठीक है, तो देयरफॉर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, विच इज योर स्टिपुलेशियो एंड रियल कॉन्ट्रैक्ट। स्टिपुलेशियो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे जो बाय वर्ड्स होते थे। मतलब ए पर्सन ने बी पर्सन को बोला आप मुझे 100 कॉइन्स दोगे, और बी ने बोला कि हाँ भाई मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है, बूम, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इधर। बट रियल कॉन्ट्रैक्ट्स में बेसिकली तुम्हारी डिलीवरी होती थी किसी चीज़ की। ठीक है, तो ए ने बोला कि आई वॉन्ट दिस पॉट। ठीक है, बी ने बोला ठीक है मैं तुझे पॉट दे दूंगा। अब जब बी ए को पॉट देगा तब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, वर्बली हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, डिलीवरी हुई है किसी चीज़ की। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसको मैंने बेसिकली फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में डिवाइड करा है। फेज 1 इज टॉकिंग अबाउट प्री कॉलोनियल एरा, फेज 2 इज टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश कॉलोनियल एरा एंड फेज 3 इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेट्स सी फेज 1 क्या बोलता है। तो हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देख लिया है कि हमारे पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट किससे गवर्न हो रहे थे, हमारे कस्टमरी लॉ से एंड रिलीजियस टेक्स्ट से। अब अगर हम लोग देखें तो ये रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टमरी लॉज जो थे वो रीजन टू रीजन वैरी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया में था किंग्स रूल और हर रीजन में एक डिफरेंट किंग बैठा होता था। तो वो अपने टाइप के जो भी उनके कस्टम्स होते थे वो चलाता था और उसके बेसिस पे ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। तो हमारे जो भी डिसीजंस थे कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड इट वाज बेस्ड अपॉन फेयरनेस, कस्टम्स एंड कास्ट रूल्स। अब नाउ कमिंग अपॉन टू द फेज 2। अब जब ब्रिटिशर्स आए वो सिर्फ अपने साथ चाय और रेलवेज को साथ नहीं लाए, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रिंसिपल्स को भी अपने साथ लेकर आए। व्हेन दे सॉ कि हमारा सिस्टम जो है काफ़ी बिखरा हुआ है, रीजन टू रीजन हमारे लॉज जो है वो वैरी कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसको अब हम एक लॉ में कंसोलिडेट और कोडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स थे वो इंट्रोड्यूस कर दिए।
ठीक है। और तब हमारा जो फर्स्ट मेजर स्टेप जो इंडिया में लिया गया थ्रू ब्रिटिशर्स, इट वाज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ फेज 3, द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला था वही आज तक भी एप्लीकेबल है। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है उसमें, ये था कि जो इंडियन कोर्ट्स थे उसने अपने जजमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस के थ्रू इस लॉ को और ज़्यादा क्लियर और मॉडर्न बना दिया है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो 1872 वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रिंसिपल्स थे, इट इज़ एक्टिंग एज अ फाउंडेशन, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बिल्ड हो रही है वो अपने नए एंगल्स और न्यू थॉट्स की हो रही है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ एग्जॉस्टिव है, मतलब ये सब कुछ कवर करता है या कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही। सो इसका जवाब हमें इसके प्रियम्बल में मिलता है। प्रियम्बल सेज कि इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इसमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो डिफ़ाइन करे गए हैं, सारी चीज़ें नहीं। सो देयरफॉर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है दैट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि ये सिर्फ कुछ एरियाज़ को कवर करता है, जैसे कि डिफाइंड करना, अमेंड करना और कंसोलिडेट करना कुछ पार्ट्स को। To the next question, is contract law substantive और procedural in nature? तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है, हमें ये देखना ज़रूरी है। सब्सटैंटिव लॉ वो होते हैं जो हमें हमारी राइट्स और ड्यूटीज़ बताते हैं, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा अगर लॉ ब्रेक हुआ तो। और ऑन दी अदर हैंड प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होते हैं जो हमें बताते हैं कि लॉ कैसे अप्लाई होगा कोर्ट में, जैसे कि हाउ टू फाइल अ केस, how the trial will go. Now we get the answer कि contract law is substantive in nature. Why? Let's see. First, it defines the legal rights and duties. मतलब वो पार्टीज को ये बताता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। सेकंड, ये एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, मतलब अगर एक पार्टी ने अग्री करा कि हाँ ये मैं करूँगा तो उसको वो करना ही पड़ेगा। थर्ड, वो प्रोवाइड करता है लीगल रेमेडी। फोर्थ, इट इज रिकग्नाइज्ड बाय कोर्ट एज सब्सटैंटिव, मतलब कोर्ट इज ऑल्सो अग्रीइंग अपॉन दिस थिंग कि yes, this is a substantive law and it decides the actual legal right. Now coming on to the next part, scope of contract law. Contract law tells us how agreements are made, carried out, and what happens if someone breaks them. It governs all the types of contracts such as commercial agreements, service contracts, and employment contracts. Contract law ensure करता है कि that promises are kept and provide us remedies if someone breaches them. Remedies such as damages or injunction. It also includes the basic rules such as offer, acceptance, consideration, and free consent. Now coming upon to applicability of this act. इसमें देखेंगे हम बेसिकली कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम नहीं करता है। सो नाउ वी हैव टू सिचुएशन, बिफोर 2019 एंड आफ्टर 2019। बिफोर 2019 दिस एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल अपॉन जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड देम स्पेशल स्टेटस एंड उसके अकॉर्डिंग दे वर अलाउड टू मेक देयर ओन पर्सनल लॉज। तभी उनके पास अपना जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1924 था। बट आर्टिकल 370 जो था, इट गॉट एब्रोगेटेड ऑन August 5, 2019, and therefore after 2019 now the ICA is applicable upon whole of India, मतलब अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको हिस्ट्री, डेवलपमेंट, नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट समझ आ गया होगा, एंड अगर आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।